नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज हम एलएलबी फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर के बारे में बात करेंगे। पेपर का नाम है लॉ ऑफ टॉर्ट्स इंक्लूडिंग द मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर लॉ। इस पेपर में हम लोग टॉर्ट जिसको कि अपकृत्य विधि कहा जाता है उसके बारे में बात करेंगे। साथ में ही मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित क्या क्या नियम हैं उनके बारे में बात करेंगे, और कंज्यूमर लॉ जो उपभोक्ता है उससे संबंधित कौन कौन से नियम हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि जो लॉ है वो क्या होता है। तो जो एलएलबी फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जानना ज़रूरी है कि लॉ होता क्या है, कानून किसे कहा जाता है। पहले क्या होता था कि जो ह्यूमन बिहेवियर होता था, जो मानव आचरण होता था, उसको नियमित और नियंत्रित करने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती थी, और उन्हीं नियमों को या उन्हीं नियमों का जो बंच होता था, समुच्चय होता था, उसको विधि कहा जाता था। और इन नियमों में जो मानव संबंधित जितने भी आचरण होते हैं, चाहे फिर वो सामाजिक सोशल हो, राजनीतिक पॉलिटिकल हो या नैतिक मॉरल हो, इन सभी नियमों का समावेश होता था, और इनको प्राचीन टाइम में बोला जाता था धर्म। लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करते हैं कि लॉ क्या है, तो हमें ये देखना है कि जो वर्तमान समय है उसमें विधि व्यवस्थाओं में विधि के अंतर्गत, ठीक है, लॉ के अंतर्गत केवल उन्हीं नियमों रूल्स को समावेश किया जाता है जिन्हें कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है, तो कौन से आ गए? ऐसे सभी रूल्स जिनको कि किसी स्टेट ने रिकॉग्नाइज़ किया है या जिनको किसी केंद्र ने रिकॉग्नाइज़ किया है। तो इसमें आपका स्टेट भी आ जाता है और इसमें आपका सेंट्रल केंद्र भी आ जाता है। और ये जो नियम होते हैं जिनको कि मान्य या रिकॉग्नाइज़ किया गया है वो एनफोर्सेबल भी होते हैं। मतलब अगर किसी ने उन नियमों को तोड़ा है और किसी के अधिकारों का हनन हुआ है तो उनको आप लागू भी करवा सकते हो। ठीक है, वो प्रवर्तनीय होते हैं। तो ये तो हो गया कि सिंपल सी बात, जितना कि एक एलएलबी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को समझ में आनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल वे में, कि लॉ क्या होता है, कानून क्या होता है। दूसरा आता है आपका कि जो ये लॉ है इसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। वी कैन डिवाइड इट इन टू पार्ट्स, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। ठीक है, सिविल लॉ को बोला जाता है सिविल विधि, और जो क्रिमिनल लॉ है उसको बोला जाता है आपराधिक विधि। अभी आता है कि सिविल लॉ क्या होता है। तो सिविल लॉ का प्रयोग सिविल न्यायालय द्वारा दीवानी मुकदमों या विवादों के निपटारे हेतु किया जाता है, और इसके अंतर्गत प्रतिवादी के जो सिविल दायित्व होते हैं, प्रतिवादी मतलब डिफेंडेंट जिसके खिलाफ आप कोर्ट में गए हो, ठीक है, उसके सिविल दायित्वों का, सिविल ड्यूटीज़ का निर्धारण किया जाता है। इसके ठीक विपरीत जो आपराधिक यानी कि जो क्रिमिनल लॉ है, दंड विधि भी जिसे बोलते हैं, का प्रयोग दंड न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकरणों के निपटारे तथा अपराधियों को दंडित करने हेतु किया जाता है। ठीक है, अतः हम ये कह सकते हैं कि जो सिविल लॉ है उसके अंतर्गत वादी के वैधानिक अधिकारों का संरक्षण किया जाता है और उसे प्रतिवादी से क्षतिपूर्ति या हर्जाना दिलाया जाता है। ठीक है, जिसको कि डैमेजेस बोला जाता है। जबकि जो आपराधिक विधि है, क्रिमिनल लॉ है, उसके अंतर्गत अपराधी को दोषित किया जाता है, और अगर वो दोषित हो जाता है तो उसे दंडित किया जाता है, उसको पनिशमेंट मिलता है। उदाहरण के लिए कि भी जैसे मान लीजिए आपने किसी को पैसे दिए हैं, ठीक है, वो पैसे देने से मना कर रहा है, आपके पैसे लौटाने से मना कर रहा है, तो उसकी वसूली का बात हो गया। अब जैसे फर्स्ट ईयर में आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ रहे हैं, तो किसी ने अगर किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को भंग किया है तो उसमें उस तरीके के वाद हो गए। जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, आपने किसी को दी और वो आपको लौटा नहीं रहा है, तो उस तरीके की प्रॉपर्टी वापस लेने से संबंधित, या फिर जो फैमिली मैटर्स होते हैं, ठीक है, जैसे शादी से संबंधित कोई मामला हो गया, मेंटेनेंस से संबंधित कोई मामला हो गया,
विवाह विच्छेद डिवोर्स से संबंधित कोई मामला हो गया, और इसमें आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के मामले भी आ जाते हैं, आप इसके मॉर्गेज वगैरह के मामले भी आ जाते हैं। इसी तरीके की जितनी भी जिनकी प्रकृति दीवानी की तरह होती है, उस तरीके के सारे मामले आपके सिविल लॉ में आते हैं। और जो क्रिमिनल लॉ है, ठीक है, उसमें जिस तरीके से मामले आते हैं जिससे कि सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, स्पेशली जैसे चोरी हो गई, डकैती हो गई, रेप हो गया, किडनैपिंग, अबडक्शन, मर्डर, इस तरीके के जो मामले आ गए उनको आपराधिक विधि के अनुसार निपटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने एक आधार बनाया है मामलों को दो भागों में विभाजित करने का। एक तरफ वो मामले हैं जिसमें व्यक्तियों के जो पर्सनल राइट होते हैं, ठीक है, जो उनके व्यक्तिगत अधिकार होते हैं, जिससे कि सिर्फ पर्टिकुलर व्यक्ति या ज़्यादा से ज़्यादा उसकी फैमिली या कुछ लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो आपके सिविल लॉ में आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं दूसरी साइड जिनको कि हम क्रिमिनल मामले बोलते हैं, जिसमें कि पूरी की पूरी सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये एक आधार हो गया मामलों को दो तरीके से बांटने का। सिविल लॉ में वो मामले आते हैं जिसमें कि व्यक्ति खुद कोर्ट में जाकर, ठीक है, रेमेडी मांगता है। लेकिन जो क्रिमिनल लॉ है उसमें क्या है कि अगर जो भी पीड़ित पक्षकार है वो भी अगर कोर्ट में नहीं गया, तो उसके बिहाफ पे जो राज्य होता है, जो स्टेट होता है, ठीक है, वो उस मामले में आगे बढ़ता है। ठीक है, तो कुछ जैसे आप लोग केसेस पढ़ते हैं, कुछ में तो जैसे नाम होती है, फॉर्म होती है, ठीक है, जैसे आपका हो गया A वर्सेस B, ठीक है, या X वर्सेस Y, इस तरीके के मामले, वो सारे दीवानी मामले होते हैं जहाँ पे कि व्यक्ति खुद इन्वॉल्व होते हैं। और कुछ आपने देखा होगा, बुक्स वगैरह में पढ़ा होगा कि स्टेट ऑफ XYZ वर्सेस ABC हो गया, ठीक है, या फिर यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ABCD, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या होते हैं, ये आपराधिक मामले होते हैं जहाँ पे कि स्टेट अपनी तरफ से कोई भी इनिशिएटिव लेता है। ठीक है, तो मोटे तौर पे हम लोग क्या करते हैं कि सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ उनमें बांट देते हैं। तो जो आपका ये लॉ ऑफ टॉर्ट है, जो आपका पेपर है, ये पार्ट ऑफ सिविल लॉ है। ये एक सिविल विधि का एक सब्जेक्ट है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ये एक बिल्कुल जनरल डिस्कशन था, हल्का सा छोटा सा मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि लॉ क्या होता है, और जो बेसिक सिविल लॉ क्या होता है, और क्रिमिनल लॉ क्या होता है। तो जैसे जैसे आप आगे की क्लासेस में जाएंगे, आप और भी डीपली इस चीज़ को पढ़ेंगे, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के बारे में। अब बात करते हैं हम हमारे सब्जेक्ट की, जिसमें आता है आपका टॉर्ट, जिसको कि अपकृत्य बोला जाता है। तो ये है लॉ ऑफ टॉर्ट, जिसको कि अपकृत्य विधि कहा जाता है। अब बात करते हैं हम हमारे सब्जेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले आता है कि टॉर्ट कहाँ से शुरू हुआ और ये होता क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में, टॉर्ट के बारे में कि टॉर्ट होता क्या है, ये हम देखेंगे डेफिनेशन क्लॉज में कि इसको किस तरीके से अलग अलग जो विद्वान थे उन्होंने परिभाषित किया है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि टॉर्ट आया कहाँ से है। ठीक है, जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी उसमें जो सिविल जो मामले होते थे और या फिर जो क्रिमिनल मामले होते थे, उनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता था, और उन सभी को कहा जाता था कि ये दोनों ही रॉन्गफुल एक्ट है। ठीक है, तो रॉन्गफुल एक्ट में आपके सिविल एज वेल एज क्रिमिनल दोनों ही तरीके के मामले आ जाते थे। और जो व्यथित व्यक्ति होता था, जो पीड़ित पक्षकार होता था, उसको या उसके परिवारजन जो होते थे, उनको ये अधिकार प्राप्त था कि वह जो रॉन्ग डूअर था, जो गलती करने वाला है, उससे अपने अपमान का या अपने अपकार का, जो भी उसने रॉन्गफुल एक्ट किया है, उसका बदला ले ले। ठीक है, और अपना जो भी नुकसान हुआ है उसको वसूल ले। लेकिन जैसे जैसे समाज आपका विकसित होता है, ठीक है, समाज का विकास होता है, वैसे वैसे हमारे लॉ का भी विकास होता है। तो पुराने टाइम में तो ये बात चल जाती थी, कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज़ राइट। लेकिन आज की डेट में ये हम इस जो एक कहावत है उसको लागू नहीं कर सकते। ठीक है, आज के डेट में क्या है कि लॉ आपका डेवलप हो गया है। ठीक है, तो आज क्या है कि आपको जो भी अपनी रेमेडी चाहिए, ठीक है, आपका जो भी नुकसान हुआ है, आप वो कानून के माध्यम से उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं।
जो 14वीं शताब्दी थी, ठीक है, जो 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो ब्रिटेन के जो शासक हुए थे, उन्होंने दीवानी जो मामले होते थे उनके निपटारे के लिए, उनको सुलझाने के लिए एक सरल सा प्रोसीजर अपनाने की कोशिश की, जिसको कि उन्होंने रिट पद्धति का नाम दिया। ठीक है, और आपराधिक प्रकरणों के निर्णय और अपराधियों को दंडित करने के लिए जो भी रूल्स वगैरह होते थे वो शासक स्वयं उन मामलों को अपने हाथ में लेता था, और दीवानी मामलों को उसने क्या कर दिया कि कॉमन लॉ न्यायालय को दे दिए कि आपको ये मामले हैं, ये आपको निपटाने हैं। ठीक है, उसमें होता ये था कि कोई भी अगर दीवानी मामला है, ठीक है, तो उसे चांसलर ऑफ एक्सचेकर से अनुमति प्राप्त करनी होती थी। उस व्यक्ति को जो कि अपना मामला कोर्ट में लेके जाता था, उसे एक आवेदन करना होता था और उससे अनुमति प्राप्त करनी होती थी। ठीक है, तो और जो प्रतिवादी, जो डिफेंडेंट होता था, अगर उसका एक्ट, उसका कृत्य उस समय प्रचलित किसी विधि के अधीन वाद योग्य होता था, तो उस दशा में जो चांसलर था वो अनुमति प्रदान कर देता था, वो परमिशन दे देता था, और वो जो अनुमति होती थी उसको रिट कहा जाता था। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि चांसलर द्वारा जो रिट मतलब परमिशन, अनुमति प्रदान की जाती थी, और तब वो मामला कोर्ट में जाता था, और अगर उसने अनुमति प्रदान नहीं की है तो मामला कोर्ट में नहीं जाएगा। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिन मामलों में रिट उपलब्ध थी, अनुमति उपलब्ध थी, केवल उन्हीं मामलों में जो पीड़ित पक्षकार था उसको अपना वाद, अपना जो भी परेशानी थी उसको कोर्ट में ले जाने का अधिकार प्राप्त था। तो एक लैटिन टर्म है, एक सूत्र है, यूबी रेमेडियम इबी जस, ठीक है, जिसका मीनिंग है जहाँ रिट वहाँ न्याय प्राप्त करने का अधिकार। तो सीधे सरल शब्दों में हम इस चीज़ को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो पीड़ित पक्षकार है उसको रेमेडी तभी मिलती थी अगर उससे न्यायालय से अनुमति, जिसको कि रिट न्यायालय से नहीं, आपका जो चांसलर ऑफ एक्सचेकर था उससे अगर अनुमति मिल जाती थी तो ही उसका मामला जो था कोर्ट में जा सकता था और उसकी सुनवाई हो सकती थी। तो जिस मामले में रिट उपलब्ध थी उस मामले को उसमें रेमेडी उपलब्ध थी। हर मामले में आप कोर्ट में नहीं जा सकते थे। ठीक है, और जो चांसलर होता था केवल रिट या अनुमति केवल उन्हीं मामलों में देता था जो उस समय की अपकृत्य के रूप में अभिलिखित किए गए थे। मतलब जो रॉन्गफुल एक्ट थे, अगर उनका वर्णन वहाँ के चांसलर ऑफ एक्सचेकर के पास है तो उन्हीं मामलों में आपको अनुमति मिलती थी। अगर कोई आपका रॉन्गफुल एक्ट, ठीक है, वो अगर उस सूची में नहीं आता था तो आपको एक तरीके से रेमेडी नहीं मिलेगी। चांसलर से अनुमति प्राप्त करने के बिना आप अपना जो दावा है वो कोर्ट में नहीं ले जा सकते। तो होता ये है कि जो सिविल, जो दीवानी मामले थे, उनको दायर करने के लिए चांसलर से रिट प्राप्त करने की जो औपचारिकता था उसका पालन करना अनिवार्य था। यदि रिट उपलब्ध होगी तो ही आप कोर्ट में जा सकते हैं। ये जो सिविल वादों हेतु ये जो रिट का जो पद्धति थी ये कुछ वर्षों तक प्रचलित रही, और उसके बाद ये अनुभव किया गया कि इसमें बहुत सारी ऐसी खामियां थी, अनेक दोष थे, और जिसमें से जो सबसे प्रमुख दोष था वो ये था कि विधिक अधिकार का हनन होने की दिशा में जो उपचार था वो बहुत ही सीमित था। क्योंकि जो टॉर्ट का जो प्रारंभिक चरण था उसमें केवल कुछ ही सीमित जो अपकार थे, रॉन्गफुल एक्ट थे, उनके अगेंस्ट रिट मिलती थी या परमिशन मिलती थी। और इसके अलावा अनेक ऐसे वादों में उपचार उपलब्ध तो था लेकिन वह अपर्याप्त था, या तो था ही नहीं या फिर अपर्याप्त था। तो हम सारांश में ये कह सकते हैं कि जो अपकृत्य विधि का जो प्रारंभिक चरण में जो रिट व्यवस्था थी, ठीक है, रिट मतलब जो परमिशन लेने की जो व्यवस्था थी, उसके 3 प्रमुख दोष थे। पहला था उपचार की अनुपलब्धता, एब्सेंस ऑफ रेमेडी, उपचार की अपर्याप्तता, इनएडिक्वेंसी ऑफ रेमेडी,
और तीसरी औपचारिकता की अधिकता, एक्सेसिव फॉर्मलिज्म। ठीक है। बाद में धीरे धीरे टॉट में जो टॉट का जो लॉ ऑफ टॉट है उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस किए गए। ठीक है। और धीरे धीरे उन सारी कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया। तो आज की क्लास में हमने कुछ छोटी छोटी सी बातें देखी, जिसमें आपने देखा कि लॉ क्या होता है, सिविल लॉ क्या होता है, क्रिमिनल लॉ क्या होता है और जो टॉट है वो किस तरीके से, उसका प्रारंभिक चरण में वो किस तरीके का था। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जो भारत है, जो इंडिया है, उसमें जो अपकृत्य विधि है, टॉट है, वो कहाँ से आया और आज की डेट में वो कहाँ तक है। और साथ में ही हम लोग डेफिनेशन क्लॉज को भी देखेंगे। थैंक यू।